नमस्कार दोस्तों। तो कहानियों के इस क्रम में आज हम सुनेंगे एक लड़की। इसे लिखा है डॉक्टर संध्या सिंह जी ने। आज बार बार जीवन 22 साल पहले मुड़ उस दिन को याद कर रहा है जिसने एक लड़की के जीवन को अलग ही दिशा दे दी। नवरात्र का समय और देवी दर्शन की चाह लिए एक लड़की विंध्याचल से भोर में घर लौटती है। चूंकि भोर हो गई है इसलिए लौटते ही सुबह के कार्यक्रम में पुनः व्यस्त है। तभी कुछ ऐसा होता है कि उसके जीवन का सबसे खास मोड़ बन जाता है। आखिर समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे कब उस चुलबुली लड़की के प्रौढ़ा की ओर कदम बढ़ चले एहसास ही नहीं हुआ। आज अतीत में झांकने पर कितनी बातें परत दर परत खुलती चली जाती हैं। एक सीधी सादी 19 साल की लड़की जिसके लिए किसी बात में गहराई नहीं थी, हर बात मजाक में उड़ा देना जिसकी फितरत रही हो, पढ़ाई लिखाई घर की बातें सब उसके लिए गौण हो जाती थी, कभी किसी चीज को गंभीरता से नहीं लिया हो। पारिवारिक माहौल ने उसमें एक अलग ही सोच विकसित कर दी थी। उसने तो सपने में एक ऐसे राजकुमार की कल्पना कर ली थी जो फिल्मों के किरदारों से प्रभावित हो। बाबूजी से मजाक में हमेशा कहती, मेरी शादी तो आईएएस से करवाइएगा ताकि ऐश की जिंदगी जीऊं। और हाँ, सबसे ज़रूरी अपने शहर में बिल्कुल नहीं, कहीं दूर अंडमान निकोबार में ढूंढिएगा ताकि रोज रोज रिश्तेदार आपको तंग करने ना आए। उसने अपने करियर अपनी पहचान के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। उसे तो ब्याह करके बस अपना घर बसाना था। पर अचानक सपनों ने एक नया मोड़ ले लिया। वह ब्याह के बाद समुंदर पार एक छोटे से टापू पर आ गई। सपने तो अब भी वही थे जो कॉलेज के दिनों में देखे थे, पर अब इन सपनों में विदेशी भूमि से जुड़ने का नया अध्याय जुड़ गया था। मजाक में कही हुई कुछ बातें सच हो गई। कभी कभी तो क्या, रिश्तेदार तो शायद ही कभी उसके बाबूजी को तंग करने जाएं। 25-26 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, पर वह समय आज जैसा नहीं था। तब भारत इतना आधुनिक नहीं था। एक छोटे से शहर की लड़की भारत से बाहर फिरंगी भूमि पर आ तो गई, पर खुद को असहज महसूस करने लगी। दोनों शहरों के बीच जमीन आसमान का अंतर नजर आने लगा। शुद्ध हिंदी माध्यम से पढ़ी लड़की अंग्रेजी माहौल में घुटने लगी। कई कई दिन निकल जाते, वह कुछ बोलती ही नहीं। यहाँ की बोली न ज़्यादा समझ आती न लोगों का रंग ढंग भाता। हमेशा यही मलाल रहता कि बाबूजी ने अंग्रेजी माहौल में क्यों नहीं शिक्षित किया। दूर कहा था ब्याहने को, इतनी दूर नहीं, पर ब्याह तो हो गया था। माँ ने बड़े लाड प्यार से डोली विदा कर दी थी। अब उसे सामंजस्य तो बिठाना ही था, चाहे माँ की खातिर या परिवार से मिले संस्कार की खातिर। अब तक राजपूती पारिवारिक कवच में पली बड़ी लड़की को अचानक स्वयं सब कुछ करने के लिए छोड़ दिया गया। कहते हैं तितली जब स्वयं संघर्ष करके अपने कवच से बाहर आती है तभी वह दुनिया से लड़ पाती है और अपना जीवन चक्र सफल बना पाती है। संभवतः किसी तितली ने उसे भी प्रेरणा दे दी हो। वह अपने बलबूते खुद को साबित करने में लग गई। शुरुआती 2-3 वर्ष तो संघर्ष में बीते, पर उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो लड़की नौकरी आदि से कतराती रहती थी वह काम ढूंढने लगी, स्वयं की पहचान साबित करने में लग गई। यह तो सभी जानते हैं कि एक स्थान से वृक्ष को उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाओ तो कई बार वह पूरी तरह से मुरझा जाता है, पर कभी कभी नए माहौल में भी अपनी जड़ें जमा ही लेता है। उसने भी खुद को मुरझाने नहीं दिया। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि भले ही उसके पति का जन्म कर्म सब विदेशी भूमि पर हुआ हो, भारतीयता का ज़्यादा आवरण न रहा हो, पर पत्नी के हर कदम पर साथ देने की कोशिश ने कितने लोगों को पीछे छोड़ दिया। उनके एक वाक्य, जो करना है खुद करो, मैं कभी मना नहीं करूँगा, हमेशा तुम्हारे पीछे रहूँगा और रास्ता तुम ही तय करोगी, ने उस लड़की को
इस समाज में अपने अस्तित्व को सांस दिलाने को प्रेरित किया। दोनों के बीच बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाती थी क्योंकि पति ने हिंदी कभी बोली नहीं और लड़की ने अंग्रेजी में निबंध रटकर लिखने के अलावा कभी कुछ किया ही नहीं था। अगर अपनों का साथ हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। उस लड़की ने अपने शहर को, अपनी भाषा को अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उसी काम की तरफ मुड़ गई जो उसकी ताकत थी। मातृभाषा पर अपनी पकड़ को लोगों तक पहुंचाने लगी। समय बीतता गया, उसमें परिपक्वता आने लगी। पहले जो समय उसे काटने को दौड़ता, आज उसी समय को अपने परिवार का गौरव बनाने के प्रयास में लगी है। भाषा की प्रेरणादायी बन उसने अपने आसपास भी छूटती हुई संस्कृति को पुनः माला में पिरोना शुरू कर दिया। छोटे से द्वीप पर अपनी भाषा को अपनी ताकत बनाने लगी और संभवतः अन्य लोगों की प्रेरणा भी बनी। जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था, वहाँ वह लड़की पहुँचने में लग गई। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, पर उस कस्बाई माहौल की लड़की ने विकसित देश में भी उनका जैसे सामना किया, वह इन बातों पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि ज़्यादा समझदारी सिर्फ बड़े शहरों में रहने वालों की होती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के कई रंग देखे हैं। उसने इस बात पर भी सोचने को मजबूर कर दिया कि सफल वही हो सकता है जो उस परिस्थिति के काबिल हो या खुद को काबिल बना ले, क्योंकि उसने परिस्थिति को अपने हिसाब से नया रूप देना शुरू कर दिया। जिसे आप अपनी कमजोरी समझते हैं, कई बार वही कमजोरी आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। हिंदी भाषा में शिक्षित लड़की कभी इसे अभिशाप मानती थी, पर उसी भाषा को अपनी शक्ति बनाकर लड़ने वाली अब उसे वरदान मानने लगी है। जब हम अपनी जड़ों से जुड़कर कुछ करते हैं तो जो संतुष्टि मिलती है वह शायद किसी और तरह से मिले। हमें यह दमखम होना चाहिए कि हम अपनी हीनता ग्रंथियों से मुक्त हो सके। ऐसा नहीं है कि खुद को अद्यतन करने से बचने के लिए वह लड़की पीछे मुड़ गई, बल्कि उसने पुनः अपनी पढ़ाई शुरू कर ली, नौकरी की, घर परिवार की जिम्मेदारी संभाली। परिस्थितियां उसके अनुरूप नहीं थी, बल्कि उसने उन्हें अपने अनुरूप बनाने के लिए बड़ी लगन से मेहनत की। जिस द्वीप में वह लड़की है, वहाँ वैसे तो एशियाई संस्कृति है, अतः बाहरी रूप से भारत से बहुत अलग नहीं दिखाई देता, पर जैसे जैसे कदम अंदर की ओर बढ़ने लगेंगे, भारत से भिन्न बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा। इस भिन्नता में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, पर अगर जोश है, दमखम है, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस दास्तान को आज पन्नों पर उकेरने का सिर्फ यही मकसद है कि जीवन कई मौके देता है। बस हमें लगता है कि हमने ऐसा तो नहीं मांगा था। जो मांगा अगर उससे अलग मिला तो उस नए को अपनी कला से, अपने संकल्प से निखारना हमारे ही हाथों में है। जो नहीं है, सिर्फ उसका रोना रोना किसी मुकाम पर नहीं पहुंचाएगा। वह लड़की भी अगर रोती रहती कि मैं अंग्रेजीदा माहौल वाले देश में खुद को कैसे साबित करूं, तो आज कहीं घुटन भरी जिंदगी जी रही होती। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बहुत सहज था, पर कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, और यही उम्मीद नई पीढ़ी में जगाने की ज़रूरत है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस आशा भरी कहानी को सुनने के लिए।